ये हुआ। वहां की जनता ने भी सरकार बदलने के रिवाज को कायम रखा। हिमाचल में सत्ताधारी बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की, तो हिमाचल में फिर से कांग्रेस की हुकूमत चलेगी। बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की और दिल्ली एमसीडी चुनाव में परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार का हिमाचल में खाता नहीं खुल पाया है। इसके अलावा 3 सीटें निर्दलीय के खाते में भी गई हैं। कांग्रेस के लिए माना जा रहा था कि उसका पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो वायदा था वो काम आएगा, और शायद यही हुआ भी। ओपीएस देने के वायदे वाला जादू कांग्रेस का यहाँ चल गया, लेकिन फिर भी बनने वाली नई सरकार के सिर कांटों का ताज होने वाला है। यानी कि कांग्रेस की राह आसान नहीं रहेगी हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पहले से ही कर्जा है। और सिर्फ ओपीएस ही नहीं, कांग्रेस ने तो 1 लाख रोजगार, 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने जैसे कई वायदे कर रखे हैं। अब इन सभी मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार को हजारों करोड़ रुपए और भी तो चाहिए होंगे, और पहले से कर्ज में डूबा प्रदेश। तो सवाल ये कि सरकार ये पैसा कहां से लाएगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तो अपना सारा फोकस रिवाज बदलने पर ही रख रखा था। शायद इसीलिए उसने कांग्रेस के उठाए मुद्दों को ज्यादा तरजीह नहीं दी, ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में चुनाव प्रचार तो खूब किया, रात दिन मेहनत भी की, लेकिन अपनी रणनीति का जादू वो अपने ही लोगों पर चला नहीं पाए। परिणाम ये बता रहे हैं कि मोदी जी की रैलियां भी जनता के मूड को हिमाचल में बदलने में कामयाब नहीं रही। इसके अलावा टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं की नाराजगी भी किसी से यहाँ पर छुपी नहीं है। ये बिगड़े समीकरण ही हिमाचल में बीजेपी की हार की बड़ी वजह माने जा रहे हैं, माने जा सकते हैं। हिमाचल चुनाव के नतीजों के बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। यही नियम है, सौंपना ही था। लेकिन हिमाचल में भाजपा की हार से ज्यादा जयराम ठाकुर का इस्तीफा ज्यादा न्यूज चैनल्स पर सुनाई दिया। वैसे ठाकुर साहब खुद तो जीत गए, लेकिन अपने कैबिनेट में शामिल 8 मंत्रियों की सीट वो नहीं बचा सके। 21 सीटों पर बीजेपी के बागी ही पार्टी के प्रत्याशियों की जीत में रुकावट बने, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। सरकार के नंबर 1 के मंत्री सुरेश भारद्वाज की सीट बदलने के बाद कांग्रेस ने अपनी मजबूत सीट शिमला शहरी को खो दिया और भारद्वाज कसुम्पटी सीट भी हार गए। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि कुल्लू से बीजेपी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का टिकट ना काटा जाता तो भी जीत हासिल हो सकती थी। वहीं नालागढ़, देहरा से भी बीजेपी ने अपने टिकट काटे और वो प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए और जीत भी गए। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की सीटें गुटबाजी की शिकार हुई। अगर इन 8 से 10 सीटों पर बागी समीकरण नहीं बिगड़ते, समीकरण ऐसे नहीं होते जैसे हालिया रहे, तो ये सीटें शायद बीजेपी के खाते में जा सकती थी। भले ही राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, लेकिन प्रियंका गांधी हिमाचल में 5 रैलियां करके अपने कार्यकर्ताओं और हिमाचल की जनता दोनों को साधने में यहां पर सफल रही। वैसे प्रियंका के साथ कांग्रेस के राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल भी प्रचार करने में पीछे नजर नहीं आए। बहुत वक्त बाद किसी राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो अब ये लगता है कि इस जीत से कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार जरूर होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में हिमाचल में कांग्रेस की जीत का असर पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दिखाई दे। ऐसी ही उम्मीदें, आशाएं कांग्रेस के नेताओं को भी हैं। इसीलिए प्रदेश में डोर टू डोर कामकाज भी शुरू हो गया है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में कहा है, उनका ये मानना है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणामों का या फिर हिमाचल चुनाव के परिणामों का असर हरियाणा की राजनीति पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक परिवेश भिन्न है। और जहां तक कांग्रेस की प्रदेश में मजबूती की बात है, तो बीते दशक भर में प्रदेश में संगठन तक तो कांग्रेस खड़ा नहीं कर सकी है। यानी इनकी माने तो हरियाणा में कांग्रेस की सशक्तता दूर की कौड़ी है। वैसे राहुल जिस जी तोड़ मेहनत से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को नई जान, नई ऊर्जा देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगता नहीं कि अब कांग्रेस कहीं कोई कोर कसर छोड़ेगी। और जब लंबी हार के बाद कहीं कहीं ही सही
जीत मिलने लगे तो हौसला मजबूत हो जाता है, ये लाजमी है। इसे हल्के में लेना विपक्ष के लिए कई बार भारी पड़ सकता है। वैसे सूत्रों की माने तो कांग्रेस हरियाणा में संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने पर भी जोर दे रही है। जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो करेगी कि संगठन खड़ा हो सकता है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि 21 दिसंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा फिरोजपुर झिरका से होते हुए हरियाणा में एंट्री लेगी, जो सोहना, बड़कल और फरीदाबाद होते हुए यूपी का रुख करेगी। बता दें कि हरियाणा में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 2 फेज की रहेगी, 2 चरण में रहेगी। तो पहला चरण शुरू होगा 20 दिसंबर को, जो 23 दिसंबर तक चलेगा, ये पहले चरण में होगा। उसके बाद यूपी में एंटर हो जाएगी और उसके बाद सेकंड फेज होगा 4 जनवरी को, जब दोबारा हरियाणा में यात्रा की एंट्री होगी, जो पानीपत से हो सकती है। वहां से हरियाणा में एंट्री दोबारा भारत जोड़ो यात्रा ले सकती है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, उसे अपार जन समर्थन मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर उसको देखने में आएगा कि कांग्रेस के जन समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। भारी जो हरियाणवी हैं वो यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ सकते हैं, जो पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेगा। वैसे ऊर्जा का संचार तो हो ही रहा है। हिमाचल जीत में थकी हताश कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज का काम किया है और राहुल की यात्रा कदमों को और ज्यादा मजबूती भी दी है। तो जाहिर सी बात है कि कमजोर टूटती हुई कांग्रेस एक बार दोबारा से संगठित होकर खड़ी हो रही है और वही उसे जीत भी शायद दिला रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देने का काम कर रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे देश रोजाना में किसी नई अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।